वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आप भी जानते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अकेले 10 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, यानी 80 नंबर में से 10 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, और मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे वीडियोज की संख्या बढ़ जाए, ड्यूरेशंस बढ़ जाए, लेकिन टॉपिक मैं छूटने नहीं दूंगा और आपसे इसका सारा क्लियरेंसेज हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म के बारे में। सबसे पहले नेशनलिज्म किसे कहते हैं? इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, टुगेदरनेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। यह एक भावना है एकता की, एक साथ होने की और एक समान चेतना, यानी अपने देश के प्रति एक समान भावना होने की। It involves a strong identification of a group of individuals। ढेर सारे लोग एक साथ आ सकते हैं और एक पहचान बनाते हैं भारत देश के नाम पर। वो कहलाता है, क्या कहलाता है? नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयता कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चा लोग। तो पहले बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। एकदम चैप्टर में जैसा लिखा है वैसा ही चलेंगे हम लोग, किताब अपने पास रखिएगा। It caused a new economic and political situation in India। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाल्कन वाले में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सर वहां पे बाल्कन्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति सामने आ चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्या किया था देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या किया था? न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ा दिया था। वॉर लोन्स बढ़ चुके थे, वॉर लोन्स युद्ध के लिए लोन बढ़ चुके थे और बहुत सारे टैक्सेस भी बढ़ चुके थे। गांवों से लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसके बाद क्रॉप्स फेल्ड हो चुके थे, फैमिन आ चुका था, यानी भुखमरी आ चुकी थी, एपिडेमिक आ चुकी थी, आपदा आ चुकी थी। ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही होना था। 1918 और 19 के दौरान ये सब कुछ हुआ था बच्चों, और ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि अगर युद्ध होता है तो लॉस ही लॉस है। समझ में आया सबको बात? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक नए स्नैप के साथ सामने आएंगे जिसमें सब कुछ बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह क्या था? इट मींस अपील फॉर ट्रूथ। सच के लिए अपील की गई थी सत्याग्रह में। पहला सत्याग्रह गांधी जी का साउथ अफ्रीका में होता है बच्चों, वोल्क्सरस्ट नामक जगह पे। ये प्लेस का नाम था जहां पे ये होता है। और ये कब हुआ था? नवंबर 1913 में, यानी इंडिया से बाहर ये पहला बार सत्याग्रह कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, नवंबर 1913 में। किस लिए किए थे? अगेंस्ट रासिस्ट लॉज दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। इंडियन वर्कर्स वहां पे थे, उनके अधिकारों के लिए रोक लगा दी गई थी और कुछ रंग भेद के भी नियम लगा दिए थे। इसके लिए वहां पे वो किए थे। गांधी जी लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौट जाते हैं। यहां आने के बाद पहले चंपारण सत्याग्रह, और इनके कथित तौर पे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इनके कहने पर ही ये चंपारण जाते हैं। 1916 में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। फिर खेरा सत्याग्रह करते हैं 1917 में, पीजेंट्स रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू के रिलैक्सेशन के लिए। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह करते हैं 1918 में, कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर के ये सत्याग्रह यहाँ पे करते हैं। आई होप ये सत्याग्रह वाला आपको चीज बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। और हाँ, मेरा स्टूडियो चूंकि स्टेशन के काफी करीब में, इसलिए रेलगाड़ी की आवाज जाएगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये सत्याग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, और ये तो मैप में भी आता है करने के लिए बच्चों। मैंने मैप वर्क करवा के रखा है, आप जाके पुरानी वीडियोस में देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेलकम बैक बच्चों, और अब हम चलेंगे रोलेट एक्ट की तरफ, ठीक है? तो आइए देखते हैं रोलेट एक्ट। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था, सर जस्टिस रोलेट के द्वारा हुआ था। पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह पास किया गया था। यह एक्ट क्या किया था सर? पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर दिया था। और इस एक्ट में एक चीज और कही गई थी, मैं हिंदी में बताना चाहता हूं ताकि हिंदी में याद रहता है। न वकील, न दलील, न अपील। मतलब इसमें साफ साफ कहता है कि आप कोई वकील नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं, ना ही अपने बारे में आप सफाई दे सकते हैं।
यह डिटेंशन किया था ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए जेल में बंद करने की भी बात की गई थी जो राजनीतिक लोग थे। 6 अप्रैल 1919 को ये जो चुकी था, ये बहुत ही खराब एक्ट था और इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी हड़ताल करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? हड़ताल शुरू कर देते हैं। दुकानें बंद रखी जाती हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब पे अटैक कर दिया जाता है। और उसके बाद इस सब के जवाब में सरकार तो चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि सरकार ने महात्मा गांधी को अब पहचान लिया था। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह कर रखे थे। पहले ब्रिटिश ने इन्हें नजरअंदाज किया था, लेकिन अब ब्रिटिश इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो 10 अप्रैल को यह सारी घटनाएं 10 अप्रैल को हुई थी और गवर्नमेंट जो थे रिप्रेस किए थे और फिर मार्शियल लॉ को अप्लाई किए थे। क्या किए थे? मार्शियल लॉ को अप्लाई किए थे। मार्शियल लॉ मिलिट्री रूल को अप्लाई किया गया था बच्चों, और इस बिल को ब्लैक बिल भी कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा। मैंने यहां पे कहा जनरल डायर, इसका मतलब अब जनरल डायर का आगमन तय हो चुका है। तो जनरल डायर के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके बारे में अच्छे से क्विक रिवीजन कर सके। आइए अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको बातें याद हो सके। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब यहां पे आपको क्विक रिवीजन करना है। मेरी बातों को सुनिए और आपको सारे कुछ रिकॉल होते जाएंगे। आइए, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जो आते हैं, बड़ी सी गाड़ी में आते हैं सिपाहियों के साथ, और जलियांवाला बाग में लोगों को एक तरह से कैद कर दिया जाता है। और बैसाखी का पर्व था और कहा जाता है कि आ रहे हैं जनरल डायर आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग शामिल थे सर। इस मॉब, यानी मॉब मतलब भीड़, भीड़ पर ये गोली चलवा देते हैं। कौन? जनरल डायर। 1000 पीपल के आसपास मारे जाते हैं। इसमें, किसमें? जलियांवाला बाग इंसिडेंट में। ये अब तक के इतिहास में कहा जाए तो भारत के साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और इस हादसे को बहुत सारे नेता लोग भूल नहीं पा रहे थे। इसके बाद क्या होता है, जब जनरल डायर लोगों को मार देता है, उसके बाद क्या रिजल्ट्स थे देखते हैं। आफ्टर मैथ मैंने शब्द जानबूझकर लिखा है, क्वेश्चंस यही पूछ देगा आपसे, जलियांवाला बाग पूछने वाला नहीं है। इसका रिजल्ट पूछ देगा, क्या रिजल्ट हुआ था। आइए देखते हैं आफ्टर मैथ में। ब्रिटिश यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन, ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। ये साफ साफ जनरल डायर बोले थे कि मैं इंडियंस के नजरों में टेरर देखना चाहता हूं, आतंक फैलाऊंगा। और एक भय, यानी एक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था, AWE। अब कहने का मतलब भय, आंखों में भय देखना चाहते थे जनरल डायर हम लोगों की आंखों में। पीपल्स वेयर फ्लॉग्ड, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। गांवों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। अब लोग, भीड़ उतर चुका था सड़कों पर, गलियों में उतर चुका था और उन्होंने भी अटैक करना शुरू करे था और बहुत क्लैशेज हो रहे थे। जैसे ही ये सभी बात महात्मा गांधी को पता चलता है कि वायलेंस होने वाला है, तो गांधी जी की एक आदत थी, हालांकि गांधी जी हमारे बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन इनकी एक आदत ये थी कि जब भी ये देखते थे कि कहीं हिंसा हो रही है, तो चूंकि ये अहिंसा के पुजारी थे, मुझे हिंसा नहीं चाहिए, हम अहिंसा के बल पे ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने, गांधी जी ने इस मूवमेंट को यहीं पे स्टॉप कर दिया था। क्या कर दिया था? स्टॉप कर दिया था। तो ये था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे पढ़ा सके। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ, जो जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट से आगे हम पहले जानेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं खिलाफत मूवमेंट और नन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। मैं यहाँ कंफ्यूजन एकदम दूर करना चाहता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट पहले अलग था बच्चों। ये क्या था सुनिएगा, इसका कारण क्या था सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद ओटोमन एम्पायर में जो खलीफा थे, खलीफा कौन थे? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म में जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो इस खलीफा को हटाना चाहते थे कौन? ब्रिटिश हटाना चाहते थे। ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? यहां से खलीफा को हटाना चाहते थे। और चूंकि यह मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला था और इस बात से पूरी दुनिया के मुस्लिम जो थे वो रिसेंटेड, यानी निराश हो चुके थे। इसका मतलब निराश होना होता है, निराश हो चुके थे कि ऐसा खलीफा के साथ हो रहा है। तो खलीफा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मुस्लिम चाहते थे।
पूरी दुनिया में ये मुस्लिम गुस्से हो चुके थे और यही कारण था कि भारत में भी क्या थे, मुस्लिम गुस्से में थे। महात्मा गांधी ने इसे एक अच्छा अवसर देखा कि एक तरफ मुस्लिम भी गुस्से में है ब्रिटिश को लेकर के और यहाँ पे हम लोग भी गुस्से में है, यानी हिंदू भी गुस्से में है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम को यदि मिला दिया जाए और एक कड़ा मूवमेंट यहाँ पे लाया जाए। और दूसरा कारण क्या था, इंडियंस जो थे फेल हो गए थे, रोलेट एक्ट के खिलाफ फेल हो गए थे। ये भी एक कारण था। किस चीज का? ये कारण किस चीज का था बाबू? ये कारण था इस चीज का, इसका नहीं था, ये इसका कारण था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, इसमें भी हम लोग काफी कुछ हद तक सहे थे, ये भी इसी का कारण था। किस चीज का? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब यहां पे क्या होता है फिर देखिएगा, मार्च 1919 में क्या होता है, मार्च 1919 में बॉम्बे में क्या होता है, सेशन, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है। लीडर्स कौन थे बाबू? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अली ब्रदर्स भी कहा गया, याद रखिएगा। फिर आते हैं सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में क्या होता है, याद रखिए। सितंबर 1920 क्या था? कलकत्ता सेशन, ये मैप में भी आया है। कलकत्ता सेशन में क्या होता है? कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाने के लिए यहां पे लीडर्स को जरूरत महसूस करा दी जाती है। दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस द्वारा कि हम अडॉप्ट करते हैं, और जनवरी 1921 में इसे लागू कर दिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम अगले स्नैप में पढ़ेंगे। अगले शॉट में हम लोग ये देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और वो क्या था। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था बच्चों? तो सबसे पहले सरेंडर किए गए थे टाइटल्स का, ऑनर्स का, यानी जितने भी आदर सम्मान वाली चीजें और पुरस्कार दी गई थी हमारे नेताओं को, हमारे नेताओं ने उन सब चीजों का क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया था। बॉयकॉट, बहिष्कार किया गया था सिविल सर्विसेज का, ब्रिटिश के सामानों का, कोर्ट का, स्कूल्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया गया था। सिर्फ एक को नहीं किया गया था, जो कौन सा था? मद्रास। कौन सा था? मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहिष्कार नहीं किया गया था, बॉयकॉट नहीं किया गया था, याद रखिएगा आप। इसमें स्वदेशी सामानों को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी लॉन्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया गया था। सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की गई थी यहां पे। और गांधी जी ने अपने किताब हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज में यह बात कही थी। मैंने साफ साफ हिस्ट्री की लाइंस को उठा करके यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। अगर पूछ दे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अगर यहाँ पे ब्रिटिश का शासन है, वो यहाँ पे है भारत में, तो सिर्फ और सिर्फ कौन साथ दे रहा है? इंडियंस साथ दे रहे हैं। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली, और बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो यहां रह रहे हैं। वो अपने ताकत की वजह से यहां नहीं रहे हैं, हम यहां उन्हें रखना चाहते हैं ब्रिटिश को, इसलिए ब्रिटिश यहां रह रहे हैं। ये गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज किताब में कही थी, जो 1909 में आया था। इनका एक और किताब था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक और किताब थी इनकी यंग इंडिया, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शुरू मैंने बता दिया है, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी मूवमेंट इन द टाउन चलेंगे, कंट्री साइड में रेबेलियन चलेंगे, स्वराज चलेंगे प्लांटेशंस में, और फिर नॉन कोऑपरेशन खत्म होगा। मतलब सर नॉन कोऑपरेशन में अभी और लंबी वीडियो जाने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि सभी जगहों की बातें होंगी और बातें होने के बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे उसमें। ये कैसे मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट, ये कैसे मूवमेंट रुकता है सर, आखिर कौन सा इंसिडेंट था जो इस मूवमेंट को रोकता है। तो इसके लिए हमें अगला स्नैप देखना पड़ेगा, अगला शॉट हम लोग देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। आइए अब देखते हैं बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से वर्क किया था। तो टाउन्स में, कंट्री साइड में और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। आइए
तो मूवमेंट टाउन्स में कुछ ऐसा फैला था कि मिडिल क्लास क्या किए थे, गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, जितने भी भवन थे जो गवर्नमेंट चला रही थी, मतलब कौन चला रही थी सर, ब्रिटिश चला रही थी, उन सभी को क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। साथ ही साथ जो विदेशी कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथ थे, फॉरेन सामान थे, क्लॉथ थे, इनको बॉयकॉट कर दिया गया, इनको बहिष्कार कर दिया गया, इनको जला दिया गया। स्वदेशी को इनकरेज किया गया, मतलब स्वदेशी चीजों को इनकरेज किया गया था कि हमें अपने देश की चीजों को यूज करना चाहिए। जैसे खादी कपड़े की बात की गई थी। स्लो डाउन क्यों हो गया था ये मूवमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं था। हमने ब्रिटिश स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास कोई स्कूल नहीं था जाने के लिए, ना ही हमारे पास कोट था, ना ही हमारे पास कोई अच्छे से कपड़े थे। कपड़े थे तो खादी था, वो भी खादी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे, यानी टाउन्स में। रेबेलियन इन द कंट्री साइड क्या था सर, बात अवध की है, पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड्स, यहां लड़ाई चल रही थी सर। कारण क्या था, फोर्स लेबर। क्या कारण था, फोर्स्ड लेबर। लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा रामचंद्र। नाम याद रखिएगा। फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराया जा रहा था पीजेंट्स लोगों से, लैंडलॉर्ड लोगों के द्वारा। यही कारण था इस अवध में मूवमेंट का। नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। फिर बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग मिलकर के अवध किसान सभा का संस्थापना करते हैं, यहां पे इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कब करते हैं, 17 अक्टूबर 1920 को ये करते हैं। मार्क द डेट, 17 अक्टूबर 1920 को करते हैं। दे ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बांध। नाई और धोबी के लिए बांध भी ये लोग बनवाते हैं। कौन, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग मिलकर के। आइए देखते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस के बारे में। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब होता है, द राइट टू मूव फ्रीली एंड लिंक विद देयर विलेजेस, मतलब अपने गांव से हम लिंकअप रख सके सर, जुड़ाव रख सके और आराम से हम घूम सके, यही हम चाहते हैं। कौन, प्लांटेशन वर्कर्स। एक इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट था। क्या था, सुन लीजिएगा। 1859 का ये एक्ट था। द वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस, यानी बिना परमिशंस के आप चाय के बागानों को छोड़ करके अपने गांव नहीं जा सकते हैं। ये इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट में कहा गया था। इस एक्ट में ये भी था। और अगर आप पूछने जाइएगा, परमिशन लेने जाइए, तो परमिशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये था इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट 1859 का, जिसमें वर्कर्स को परमिशन नहीं मिलती थी टी गार्डन्स में, टी गार्डन्स को छोड़ के जाने के लिए। और यही इसीलिए प्लांटेशन वर्कर्स क्या करते कि हमको स्वराज का मतलब यही है कि हम अपने गांव जा सके, हम आराम से रह सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। अब हम ये जानेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट की वजह से आखिरकार बंद हुआ था। आखिर इस मूवमेंट के बंद होने का क्या कारण था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी स्टडीज के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, तो ये वो इंसिडेंट था जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। इस इंसिडेंट की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया था। इसमें क्या हुआ था मैं बता देता हूं। 4 फरवरी 1922 को इंडियंस ने क्या किया था, क्लैशेस करते वक्त पुलिस स्टेशनों को जला दिया था। तो एक गोरखपुर नामक जगह था, चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है, जो पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जहां पे 22 पुलिस वाले मारे गए थे। आपको याद रखना है कितने पुलिस वाले मारे गए थे, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इस नंबर को याद रखना है आपको। फिर से वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी ने यह कहा कि अभी सत्याग्रही को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें और बताने की जरूरत है कि अभी और कैसे मूवमेंट करेंगे। तो ये था अब तक का पूरा इंसिडेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साल्ट मार्च, गांधी इरविन पैक्ट और उसके बाद आए कहानियां हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। और आप सभी ने इस लेक्चर को देखा, मैं वादा करता हूं बच्चों आपका एनसीईआरटी से मैंने सारे पॉइंट्स को उठाया है। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैं उस पर से उठाता हूं बच्चों पॉइंट्स को। आगे देखिएगा, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, सारे स्क्रीनशॉट्स को आप एक बार जरूर देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया एग्जाम से पहले। अभी मेरी बातों को सुन करके आपको चैप्टर्स याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सैंपल पेपर बनाते रहिएगा। सैंपल पेपर बनाने से आपका परफेक्शन क्लियर होगा और जितना ज्यादा आप बनाइएगा उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं,
एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। ठंड है मानते हैं, लेकिन यही एक महीना है जो आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि यह एक महीना फिर वापस लौट के आने वाला नहीं है। अगर एक महीना में आप एक महीने अच्छे से उठ करके पढ़ लेते हैं, सेट डेली 2 से 3 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा बाबू, जो आप ही के लिए रहेगा, किसी टीचर का नाम उस पर नहीं रहेगा। मेरे वीडियो से आपका मार्क्स बढ़ जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये 10 मिनट का वीडियो था, आपने अच्छे से देखा, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।